The new chapter is बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम है आपके पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सुनते जाइएगा। इसके बाद ये मैंने नई फाइल स्टार्ट करी है, तो मैं आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये क्या है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मंथली भी ये एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। अगर छोटा बिजनेस है तो 6-6 महीने बाद बनती है, और बहुत ही छोटा बिजनेस है तो साल भर के बाद भी बनती है। सर ये है क्या? इसकी ज़रा डेफिनेशन सुनिए। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन कैश बुक, जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आपने कैश बुक पढ़ा था, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द कैश बुक बैंक कॉलम। अब आपको याद रहना चाहिए कि बैंक कॉलम जो है कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा है। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द कैश बुक बैंक कॉलम एंड बैंक स्टेटमेंट delivered by the बैंक। जिस बैंक अकाउंट में, जिस बैंक में हमारा बैंक अकाउंट ओपन है, हमारी कंपनी का जिस ब्रांच में, जिस बैंक के अंदर हमारा बैंक अकाउंट ओपन है, वो बैंक वाला हमें एक बैंक स्टेटमेंट भेजता है बाय TCS कोरियर के ज़रिए। हर महीने के एंड में भेजता है, कहीं पे 6 मंथ्स में भेजता है, कभी ईयरली भेजता है। तो हमारा कंपनी का अकाउंटेंट उस बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करता है हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम से। हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम से उसको कंपेयर करता है। अब ज़रा गौर से सुनते जाना, इसके बाद कोई सवाल होगा तो फिर यू कैन फ्रीली आस्क। सबसे पहले मैंने ये लिखा है आपके आगे, एक ये इस जगह पे लिख रहा हूँ कैश बुक, और ये अंडरस्टूड सी बात है कि बैंक रिकन्सिलिएशन में ज़िंदगी में याद रख लेना कि बैंक कॉलम से कंपैरिजन होता है। लेकिन मैंने आगे लिख दिया है, सिर्फ कैश बुक भी लिख दोगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो कैश बुक का बैंक कॉलम का ही कंपैरिजन होता है। याद रखना, जो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होता है, नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर होता है और वो प्लस में होता है, या फिर एबनॉर्मल बैलेंस भी हो सकता है कैश बुक के बैंक कॉलम का। सर इससे क्या मतलब है, अभी बताता हूँ। क्रेडिट साइड पर होता है और वो कहलाता है ओवरड्राफ्ट। और यानी नॉर्मल बैलेंस दिया होगा या एबनॉर्मल बैलेंस दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक बैलेंस दिया होगा। बेटा परेशान नहीं होना, सवाल करेंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और वो नेगेटिव में होता है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले वो तमाम चीज़ें जो कैश बुक के अंदर जिनकी एडजस्टमेंट करनी होगी वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ।
सर क्या मतलब? कैश बुक से क्या क्या चीज़ें लेस होती हैं, वो रीज़न भी आपको बता दूंगा, बेफिक्र रहो। सबसे पहले आपने लिखा बैंक चार्जेस, यानी हमें अपनी कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा। चेक बुक चार्जेस, फिर आपके पास एटीएम चार्जेस, कुछ स्टूडेंट्स को शायद पता हो बैंक में लॉकर्स बने हुए होते हैं, लॉकर्स बने हुए होते हैं बैंक के अंदर, और उधर जो है वो हम लोग जो है वो लॉकर्स लेते हैं और उसका साल का रेंट होता है, फ्री में बैंक वाला नहीं देता। उसके लॉकर के उसमें हम सारी चीज़ें रखवा देते हैं अपने टाइम, अपने सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं और जो भी आपकी बहुत ही सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं वो हम रखवा देते हैं। लेकिन याद रखना बैंक जो है वो लॉकर आपको ऐसे फ्री में नहीं देता, बैंक उसके ऊपर आपसे चार्जेस लेता है, यानी रेंट लेता है। पहली बात, एटीएम चार्जेस, बैंक लॉकर, रेंट हो गया। अच्छा, कभी कभार बैंक की एक सर्विस है एसएमएस, बैंक जो हमें हमारे अकाउंट की सारी अपडेट्स देता है, तो एसएमएस चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, चेकबुक चार्जेस हैं, एटीएम का डेबिट कार्ड है। तो बैंक कोई हमारे पास कोई भागा भागा नहीं आता कि यार मुझे पैसे दे दो भाई, उसके पास हमारा अकाउंट पड़ा हुआ है, वो हमारे अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट कर लेता है भाई, बगैर पूछे। याद रख लेना, वो ये पूछने के लिए नहीं आता कि यार मैं ये पैसे काट लूं, वो काट लेता है मेरा बेटा, याद रख लेना। नेक्स्ट अगर आप देखो तो एसएमएस चार्जेस हो गया आपके पास, एटीएम चार्जेस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए, ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो और क्या क्या चीज़ें, यानी बैंक वाला हमारे अकाउंट से बार बार ये सारी चीज़ें डिडक्ट करता है। इंटरेस्ट डिडक्टेड, मैं सारी टर्मिनोलॉजी लिख दे रहा हूँ, कोई भी लिखी हुई आएगी तो परेशान नहीं होना है, इंग्लिश का ज़्यादा कमाल है। इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक, बैंक ने खुद ही काट लिया, बैंक हमसे कोई पूछने नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कभी लिखा होता है मार्कअप, इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है मार्कअप, पता है आप लोगों को? इंटरेस्ट का दूसरा नाम मार्कअप भी होता है, मार्कअप चार्ज बाय द बैंक, मार्कअप चार्ज बाय द बैंक। ये पहले मैं लिस्ट बना रहा हूँ और ये फिक्स्ड है बेटा, कि आपको अपनी कैश बुक से माइनस करना है, डिडक्ट करना है। इसके बाद और क्या चीज़ें हैं जो इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक, मार्कअप चार्ज बाय द बैंक, एटीएम चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस।
इसके बाद एक तुम चीज़ पढ़ोगे, एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक का डेबिट, हमारा क्रेडिट, याद रखना। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मार्कअप चार्ज बाय द बैंक, सब एक ही बात है। ये भी माइनस होगा। इसके बाद एक चीज पढ़ोगे, डायरेक्ट डेबिट, कभी लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट डेबिट, और कभी लिखा हुआ आएगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स। कभी लिखा हुआ आएगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स, और कभी लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट डेबिट। बस ये याद रख लेना, जो आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट के होते हैं। बता दूंगा अभी, सबका मतलब बताऊंगा, बेफिक्र रहो। और डायरेक्ट डेबिट का मतलब ये वेरिएबल होता है। इसके बाद क्या है भाई सर, और क्या क्या चीज़ें लेस होती हैं? एक चीज़ शायद पढ़ी हो, डिसऑनर्ड चेक। किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे मेरा बेटा, तो डिसऑनर्ड हो जाएगा। डिसऑनर्ड चेक, अनपेड चेक, चेक रिटर्न, चेक बाउंस भी लिखा हुआ होता है, पता है? चेक बाउंस हो गया यार, चेक बाउंस्ड हो गया, यानी किसी ने हमें बड़े ही खूबसूरत अंदाज से चेक दिया था और उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे मेरा बेटा, तो वो वापस से रिटर्न आ गया। चेक रिटर्न भी कहते हैं, डिसऑनर्ड चेक भी बोलते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, NSF चेक्स, नॉन सफिशिएंट फंड, नॉन सफिशिएंट फंड चेक्स। तो वापस आ गए। अभी मैं कौन सी लिस्ट बना रहा हूँ मेरा बेटा, जो सिर्फ लेस होती हैं। क्या होती हैं? जो कि लेस होती हैं बेटा। इसके बाद सर और क्या चीज़ें हैं? और लेस में देख लेते हैं। अभी इसमें लेस में 3 या 4 लाइनें छोड़ दे रहा हूँ। कोई नया आइटम होगा तो इसके अंदर हम बढ़ा देंगे। 3-4 लाइनें आप भी जब आप कॉपी करो तो छोड़ देना। कोई सवाल के अंदर कोई नई टर्मिनोलॉजी आएगी तो एक साथ ही लिखा होगा तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। ऐड, सर ये ऐड क्या है? अब ऐड के आइटम्स बताने हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, और किसी स्टूडेंट को याद आ रहा हो तो आप भी बता दो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी बेटा कैश बुक में। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय, ये आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको PDF भेजूंगा, बहुत अच्छी तरीके से ये एक चेक एंड बैलेंस बन जाएगा। फिर है इंटरेस्ट। कभी कभार बैंक हमारे
अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है। किसी को पता है? पीएलएस अकाउंट होता है तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। कभी कभार बैंक हमारे जो पैसे पड़े हुए होते हैं उस पे हमें इंटरेस्ट, यानी बैंक प्रॉफिट भी देता है और बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इनकम रिसीव्ड बाय बैंक। सही है, लिख लो ये भी टर्मिनोलॉजी। लेकिन बच्चों एक और चीज तुम पढ़ोगे, शायद किसी स्टूडेंट्स को बताओ, जो शेयर्स का कारोबार करते हैं तो वो जो शेयर्स का जो डिविडेंड आता है, डिविडेंड्स, उनके ऊपर जो डिविडेंड्स आता है वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है। डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड्स कलेक्ट करे हैं। हाँ, एरर का जो रेक्टिफिकेशन नहीं है ना बेटा, एरर को इसमें इस लिस्ट में नहीं डाल सकते। एरर ऐड भी होता है, एरर लेस भी होता है, सब कुछ हो सकता है मेरा बेटा। तो एरर को इस फिक्स वाली स्टेटमेंट में हम नहीं लिखेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इनकम रिसीव बाय बैंक। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी आपको दिखेगी, ज़रा सुनिएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का एक और नाम होता है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत दिखेगा, क्रेडिट ट्रांसफ़र। और दूसरा नाम है, बैंक की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है बैंक गायरो, GIRO, बैंक गायरो। ये भी ऐड होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का दूसरा नाम है। ज़रा गौर से सुनो बेटा क्या बोल रहा हूँ, सवालात पूछने से बेहतर है ज़रा सा लेक्चर को गौर से सुनो बेटा, इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्रेडिट ट्रांसफ़र, बैंक गायरो, और इस तरीके से बेटा ये ऐड में भी एक और 2 लाइनें छोड़ दे रहा हूँ, 3 लाइनें छोड़ देना तुम भी। और लास्ट में अब ज़रा समझने वाली बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सवाल करने में आसानी हो जाएगी। ऊपर दिया हुआ होगा आपको नॉर्मल बैलेंस दिया होगा या एब नॉर्मल बैलेंस दिया होगा। जो नॉर्मल बैलेंस दिया होगा कैश बुक का सवाल के अंदर, उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर दोगे, ये याद कर लेना भाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सब लेस माइनस कर देना, ये सब ऐड कर देना। और इसके बाद जो तुम इधर पहुँचोगे, ये जो तुम्हारा नाम होगा ये कहलाता है, ये जो आंसर आएगा ये कहलाता है, सुनिएगा जरा, कैश बुक अपडेटेड बैलेंस। फाइनल बैलेंस। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ लिखना भूल गया, जरा गौर से सुनना। फाइनल बैलेंस, रिकंसाइल्ड बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस हो गया,
याद रखिएगा बैलेंस शीट बैलेंस, देखो इसको बैलेंस शीट बैलेंस भी बोलते हैं। कैश बुक बैंक कॉलम का जो बैलेंस शीट में जो बैलेंस लिखा जाता है वो ज़िंदगी में याद रख लेना ये वाला लिखा जाता है। यानी आज एक और बात पता चली कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। भाई ज़रा गौर से सुना करो मैं क्या कह रहा हूँ। ये सब तो मिल जाएगा बेटा, कहीं से भी फॉर्मेट मिल जाएगा। जो बिटवीन द लेक्चर जो बात होती है उसको ज़रा सुना करो। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, तो अकाउंटेंट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। उसका जो ये फाइनल बैलेंस होता है मेरा बेटा, ये बैलेंस शीट में जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट बैलेंस। अपडेटेड बैलेंस, फाइनल बैलेंस, रिकनसाइल्ड बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस। और एक चीज़ जो है, मैंने जो इधर नॉर्मल बैलेंस और एबनॉर्मल बैलेंस जो लिखा था ओवरड्राफ्ट में, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा इसका ये बिल्कुल सही लिखा है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा इसके नाम भी बताना चाह रहा हूँ कि कैश बुक का जो है वेट कीजिएगा प्लीज़। ये है कैश बुक। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, बैंक बुक भी कहते हैं। और ऑब्वियसली बात है इसको बैंक कॉलम है। भाई देखो इंग्लिश में मार खाओगे, बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए इतना मिटा के वापस लिखा है बैंक कॉलम। कैश बुक बोलें या बैंक बुक बोलें एक ही बात होता है, और इसका बैंक कॉलम है। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ आ सकता है सर? कभी लिखा हुआ आएगा ओरिजिनल बैलेंस, कभी लिखा हुआ आएगा अनएडजस्टेड बैलेंस, यानी अभी आपने रिकन्सिलिएशन नहीं करी, अनएडजस्टेड बैलेंस, ओरिजिनल बैलेंस। कभी लिखा होता है बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। सारी इंग्लिश लिखी हुई आएगी। जब पेपर सवाल पढ़ लोगे तो फिर इधर उधर नहीं देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट, ओरिजिनल बैलेंस, अनएडजस्टेड बैलेंस। और अगर नॉर्मल बैलेंस होगा तो डेबिट साइड पे होगा, और जो है आपके पास एबनॉर्मल बैलेंस होगा तो ओवरड्राफ्ट में होगा, नेगेटिव में होगा। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन कैश बुक बैंक कॉलम एंड बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट हम नहीं देते बेटा, याद रख लेना। डिलीवर्ड बाय बैंक टू कंपनी। अच्छा, एक बात ये हो गई कंप्लीट। तो जो जब ये एडजस्टमेंट सारी कर लोगे, ये ऐड के लिए दो तीन लाइनें छोड़ी हैं कि कोई और चीज़ आएगी तो इधर ही बढ़ाऊंगा, याद रख लेना जब सवाल करूँगा। और जब इधर पहुँचोगे तो ये कहलाएगा कैश बुक अपडेट बैलेंस, फाइनल बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस, फाइनल बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस। ओरिजिनल बैलेंस का मतलब अनएडजस्टेड होता है। तो ये सारी हमारी कैश बुक के अंदर एडजस्टमेंट होंगी, पहली बात। अब नंबर 2 ज़रा गौर से सुनिएगा। ये कंपैरेटिवली कम होती है इसलिए कि बैंक वाला हर चीज़ कर चुका होता है ज़िंदगी में, याद रखो। तो क्या मतलब, अभी बताता हूँ आपको। ये बैंक स्टेटमेंट है कि बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें अपडेटेड होती हैं। तो बैंक वाला बोलता है आप ऐसे ही रिकनसाइल करके देख लो, हम खुद कर लेंगे।
जब भी सवाल आएगा उस वक्त ज़्यादा समझ में आएगा। इसकी नेक्स्ट क्लास मिस ना करना बेटा, उसमें सारी चीज़ें बतानी है। बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम है, याद रख लेना, पासबुक भी कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में खेलेगा तुम्हारे साथ। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, और इसके भी सारे नाम यही हैं। जो बैंक स्टेटमेंट आती है, बैंक स्टेटमेंट से उसका जो ओरिजिनल बैलेंस कहलाता है, यानी अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। अनएडजस्टेड बैलेंस बोलो, ओरिजिनल बैलेंस बोलो, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट बोलो। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और याद रख लेना, जो बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस आएगा, बैंक स्टेटमेंट का हमेशा जो नॉर्मल बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव में होगा और क्रेडिट में होगा। और जो जो एबनॉर्मल बैलेंस है वो हमेशा ओवरड्राफ्ट में होता है, नेगेटिव में होता है और माइनस में होता है। अगर वो तो एबनॉर्मल बैलेंस जो है वो आपके पास नेगेटिव में होगा और डेबिट में होगा। अब इसमें जो है क्या क्या चीज़ें, अच्छा ज़रा देखो, तो एक कहलाता है अनप्रेजेंटेड चेक्स, unpresented checks, or you can say that outstanding checks, अब सबसे पहले लेस वाले आइटम्स लिख रहा हूं। इसमें इतनी सारी एडजस्टमेंट नहीं है जितनी सारी कैश बुक में होती है, जिंदगी में याद रख लेना। अब अनप्रेजेंटेड चेक बोलो या आउटस्टैंडिंग चेक्स बोलो, चेक इशूड यानी हमने इशूड करें बट यट नॉट पेड बाय द बैंक, सारे एक ही के नाम है भाई। अनप्रेजेंटेड चेक बोलो, आउटस्टैंडिंग चेक्स बोलो, आउटस्टैंडिंग चेक्स बोलो, अनप्रेजेंटेड चेक्स, चेक इशूड बट येट नॉट पेड बाय द बैंक। इसका एक और नाम है अनपेड चेक्स। इन शॉर्ट ये सारे एक ही के नाम है। लेस में आपके पास ये आ गया। एरर को इसलिए नहीं लिखा जाता कि एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसका रेक्टिफिकेशन नहीं है। बाकी ये तो रेक्टिफिकेशन है। लेस के लिए 2 लाइनें छोड़ दी हैं। अब ऐड में देख लो,
इसमें कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं। अब इसमें ज़रा देख लो, इसमें है आपके पास अनक्लियर्ड चेक्स, जिसका दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग, भाई ज़रा सही तरह पढ़िएगा प्लीज़, लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड होंगी। सबका मतलब बताऊंगा, बेफिक्र रहो। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, लेट डिपॉजिट, जिसका दूसरा नाम है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, और कैश डिपॉजिटेड but yet not posted। हमने कैश तो जमा करवा दिया हमारे बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक उसको हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पोस्ट नहीं करा है। ऐसे तमाम चेक्स जो किसी कस्टमर ने दिए हैं और वो अभी तक क्लियरिंग में है, तो वो सारे अनक्लियर्ड चेक्स कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स कहलाते हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स भी लिख सकते हो, एक ही नाम है भाई। अनक्रेडिटेड चेक्स भी लिख सकते हो। दीज ऑल आर द सेम नेम्स। तो जब ये सारी एडजस्टमेंट करते हुए बेटा इधर पहुंचोगे, तो ये ऐड में एक दो लाइनें और छोड़ देना, अगर कोई आया तो इसमें हम लिख देंगे तो याद रख लीजिएगा, जो आंसर आएगा आपके पास ये कहलाता है फाइनल बैलेंस, रिकंसाइल्ड बैलेंस, और अपडेटेड बैलेंस। बैलेंस शीट बैलेंस सब एक ही के नाम है। और याद रख लीजिएगा कि ये वाला अमाउंट और ऊपर वाला जो कैश बुक का अमाउंट है, जब हम ये बनाएंगे तो दोनों को रिकंसाइल्ड होना लाजमी है, एल्स आपने फिर जो है गलत किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बात करेंगे। आपको इससे भी एक रिक्वेस्ट है
क्या आप इस सवाल, ये जो मैं आपको अभी फाइल भेजूंगा, आप इसका फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा। इसको मैं समझाऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। हेलो, इससे बात करनी है, गलत नंबर है।